हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें मेनली हम फोकस करेंगे औरंगजेब की डेथ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक बिजनेस करने के लिए इंडिया में आती है वो कैसे यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाती है और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के साथ साथ कैसे वो यहाँ पे अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लेती है। बंगाल का जो रीजन है, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, यहाँ के एरिया में जो है इसको रिवेन्यू जनरेट करती है और धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि पूरे भारत के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राज करना शुरू कर देती है और ये चलता रहता है 1947 तक। यानी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है सिर्फ ट्रेड करने के लिए। ट्रेड कब पॉलिटिक्स में चेंज हो जाता है वो हमने देखना है, और पॉलिटिक्स में चेंज होने के बाद कैसे वो पूरे भारत के ऊपर अपना रूल करती है और कैसे फिर हम इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मेनली हमने ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड टू टेरिटरी के ऊपर आया है उसको हमने इस वाले लेक्चर में पढ़ना है। सो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। यूरोप हम देखेंगे तो वेस्ट में पड़ता है जिसको हम वेस्टर्न कंट्रीज में भी कह सकते हैं, और इंडिया हम देखेंगे तो ईस्ट में रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो जब इंडिया आ रही थी तो उसको नाम दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो इंडिया है मैप में ईस्ट में पड़ता है तो इधर आ रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आती है। तो मॉड्यूल 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इंट्रोडक्शन के साथ। हम ये देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे इंडिया में आई उस समय इंडिया के ऊपर मुग़ल जो है वो राज कर रहे थे। और जैसे हम देख सकते हैं कि मुग़लों का राज जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से लंबा रहा है और औरंगजेब तक ये चलता रहा। पूरी डायनेस्टी जिनकी चलती रही है, बहुत सी बिल्डिंग्स इन्होंने बनवाई थी, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मुग़ल एम्पायर के दौरान चलती आ रही थी। शाहजहाँ है, अकबर है, औरंगजेब है, तो ये बदलते रहे हैं, रूलर्स बदलते रहे हैं। लास्ट जो रूलर था जिसको हम स्ट्रॉन्ग रूलर कह सकते हैं, जिसके बाद मुग़ल एम्पायर जो है वो टूटना शुरू हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वो औरंगजेब की डेथ के बाद होता है। तो हमने वहीं से स्टार्ट करना है, औरंगजेब की डेथ से। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler established control over a very large part of territory that is now known as India। जब औरंगजेब था तो औरंगजेब ने इंडिया के एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर अपना जो है एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, जिसको आज के टाइम पे हम इंडिया मानते हैं। यानी कि पहले भी रूलर्स हुए हैं लेकिन वो इंडिया के उतने हिस्से तक नहीं पहुंच पाए थे। जैसे हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि औरंगजेब ने क्या किया है, इंडिया के अलावा जो आज के टाइम का हम यहाँ से देखेंगे कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाला, अफ़गानिस्तान वाला, बलूचिस्तान प्रांत, तो ये इधर वाला इलाका जो है जो अब इंडिया का हिस्सा नहीं है, इसको औरंगजेब ने मिला लिया था। यानी कि ये बीच का इंडिया तो है ही है, इसके अलावा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश यहाँ से हो जाएगा। इंडिया के साथ साथ इतने बड़े इलाके के ऊपर औरंगजेब ने अपना कंट्रोल स्थापित किया था। इसी वजह से औरंगजेब को हम बोलेंगे कि औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो मुग़ल एम्पायर था। लास्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद इसके जितने भी उत्तराधिकारी आए, सक्सेसर्स आए, वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, वो संभाल के नहीं रख पाए और धीरे धीरे करके सारा इलाका उनके हाथ से चला जाता है। तो औरंगजेब जो है वो मुग़ल एम्पायर में लास्ट था जिसने इंडिया के साथ साथ आज के टाइम का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस इलाके के ऊपर भी अपना कब्जा किया था। उसकी डेथ के बाद कोई स्ट्रॉन्ग लीडर ना होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग रूलर ना होने की वजह से धीरे धीरे करके सारे एम्पायर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। After the death of Aurangzeb in 1707, many Mughal governors को हम सूबेदार कह सकते हैं, and big जमींदार्स became
बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। औरंगजेब की जैसे ही डेथ हो जाती है तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो बड़े बड़े सूबेदार थे, यानी कि जैसे औरंगजेब तो पूरे इलाके के ऊपर दिल्ली में बैठ के रूल करता था, इसके अलावा जो बाकी इलाके होते वहाँ पे उसने गवर्नर अपॉइंट कर रखे थे। जब गवर्नर्स को ये पता चलता है कि औरंगजेब की डेथ हो गई है तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट उन्होंने कर लिया। सेम ऐसा ही जो जहाँ पे जमींदार थे, जैसे ये दिखा रखा है जमींदारों ने अपने आप को, आप कह सकते हो कि स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, अपनी अथॉरिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं। As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center। अब अलग अलग एरिया में अलग अलग जो है रूलर्स या लीडर्स निकल के आ रहे थे, तो दिल्ली सबको बांध के नहीं रख पाई और दिल्ली का रोल भी यहाँ पे कम हो जाता। हम कह सकते हैं कि दिल्ली अब उतना इफेक्टिव रोल जो है वो नहीं प्ले कर रही है। By the second half of 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British। इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लोकल रूलर्स तो निकल के ही आ रहे हैं, एक नई फॉरेन पावर जो बाहर से आई है, जो इंडिया की नहीं है, वो भी इंडिया के मैप में अपनी जगह बनाने के लिए आ जाती है। और इस नई पावर को नाम हम क्या देंगे, इस नई पावर का नाम हम देंगे ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटेन से आए थे, ये आप देख सकते हो, ये इनका फ्लैग है। ब्रिटेन से आते हैं, इंडिया के ऊपर अपना डोमिनेंस, वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं। Did you know that British originally came as small trading company and was reluctant to acquire territories? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या आप ये जानते हो कि जो ब्रिटिशर्स आए थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो बहुत छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थी। उनका मकसद सिर्फ बिजनेस करना था, टेरिटरी को एक्वायर करना नहीं था, यानी कि पॉलिटिक्स करना नहीं था। तो आपसे पूछा गया कि क्या आपको ये पता है कि ब्रिटिशर्स जिन्होंने हमारे ऊपर 300 साढ़े 300 सालों तक रूल किया है, राज किया है, उनका आने का मकसद क्या था? उनका आने का मकसद सिर्फ ट्रेड करना था, सिर्फ बिजनेस करना था। धीरे धीरे करके वो यहाँ के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं वो भी हम देखेंगे। हाउ डिड दे केम टू बी मास्टर्स ऑफ ए वास्ट एम्पायर? कैसे वो इतने बड़े एम्पायर का, इंडिया हो गया, इंडिया के आसपास का पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कैसे धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे इंडिया को अपने उसमें चंगुल में कर लिया, तो ये हमने देखना है इसमें। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है। ये आपको दिखा रखा है, इसमें ब्रिटेन का फ्लैग आपको दिखा रखा है, और ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से वो जो है कंट्रीज को लूटने की कोशिश कर रहा है, अपने एम्पायर को बढ़ाता जा रहा है। तो इसको एज आप कह सकते हो कि डेविल के तरीके से दिखाया गया है, जो हर एक कंट्री को नोच के खा जाएगा, हर एक कंट्री की पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करेगा। East India Company comes east. First topic. In 1600, the East India Company acquired charter from the ruler of England, Queen Elizabeth, granting it the sole right to trade with the East. एक तो आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब इंग्लैंड में चार्टर लेके आती है, किससे लेके आती है? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी जो उस टाइम पे थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, वहाँ से उन्होंने परमिशन मांगी कि हमें जो है ईस्ट में जाने की परमिशन दे दो, हम वहाँ पे कंट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे और हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे, और ऐसा सिर्फ हमें दो, यानी कि हमें जो है सोले राइट दे दो, हमारे पास किसी और कंपनी को, किसी और पर्सन को मत आने देना, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, ईस्ट में सिर्फ हम ही रूल करेंगे, हम ही ट्रेड करेंगे, बाकी किसी को ये परमिशन आप नहीं देना। तो इस टाइप की परमिशन, इस टाइप का सोले राइट ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वहाँ की जो है महारानी से ले लेते हैं, और ये ईस्ट में आ जाते हैं। डेट आप ध्यान रखोगे 1600। सोले राइट का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सोले राइट जो मैंने यहाँ पे भी अंडरलाइन किया है, व्हाट डू यू मीन बाय द सोले राइट? सोले राइट का मतलब ये होता है कि सिर्फ परमिशन एक ही कंपनी को दी गई है, इसके बाद कोई और नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन है, दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट। यानी कि मान लो अपने घर से मैं जा रही हूँ और मैंने परमिशन मांगी फॉरेन में जाने की, तो साथ के साथ मैंने ये बोला कि आप सिर्फ मुझे
सोले परमिशन दे रहे हो, मेरे जाने के बाद किसी और को मत भेज देना, मेरे भाई बहन या किसी और अड़ोसी पड़ोसी को वहाँ मत जाने देना। सेम ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि ऐसी परमिशन आप सिर्फ हमें दो, हमारे जाने के बाद किसी और कंपनी को ऐसी परमिशन मत देना। इसको हम सोले राइट बोलेंगे, यानी कि बाकी कोई और कंपनी वहाँ पे नहीं आ सकती है। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस, यानी कि इस चार्टर की परमिशन मिलने से कंपनी क्या कर सकती है, जितने भी ओशियंस है उसमें एक्सप्लोर कर सकती है। जैसे ये आपको एनिमेशन से दिखाया गया है, ध्यान से देखेंगे, ऐसे करके ये आते हैं, यानी कि ये आए हैं ब्रिटेन से और ऐसे इंडिया में आते हैं। यहाँ से चल के ये सारे ओशियंस को एक्सप्लोर करते हुए इस टाइप से ईस्ट में आ जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, ये देखो इस टाइप से, यानी कि द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस, जितने भी ओशियंस हैं वहाँ पे कंपनी अब एक्सप्लोर कर सकती है। लुकिंग न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाई गुड्स एट ए चीप प्राइस, अब ये नई नई ऐसी ज़मीन देखेगी जहाँ से ये सस्ते दामों पे सामान खरीद पाए। जैसे इसमें इंडिया में आपको पोटलियाँ दिखा रखे, तो यहाँ से इसने नई जगह ढूंढी जहाँ से ये चीप रेट के ऊपर जो है गुड्स खरीदेगी और कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेज, यानी कि इंडिया से ले जा रहे और कहाँ ले जा रहे, वापस यूरोप ले जा रहे हैं और उनको महंगे दामों के ऊपर बेच रहे। तो ये एनिमेशन से बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है आपको कि ऐसी जगह इसको ढूंढनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को जहाँ से ये सस्ते रेट के ऊपर सामान खरीद पाए और वापस यूरोप में जाके महंगे दामों के ऊपर वहाँ पे ये बेच सके। The company did not have to fear competition from other English trading company, कंपनी को बाकी किसी से भी कोई फियर नहीं था, क्योंकि इनको क्या था कि ये तो सोले राइट लेके आए हैं, हमारे बाद कोई कंपनी आएगी नहीं, जितना भी प्रॉफिट होएगा सिर्फ हम ही जो है वो करेंगे, हम ही उसको जो है अपने देश में भेजेंगे। तो इस टाइप का है। इस चार्टर से हमने क्या देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में जाएगी, वहाँ पे एक्सप्लोर करेगी, नई नई जगह ढूंढेगी जहाँ से वो सस्ते दामों में सामान खरीदेंगे और यूरोप में जाके महंगे दामों पे वहाँ पे वापस बेच देंगे। इससे कंपनी को एक ह्यूज बेनिफिट होगा, ह्यूज प्रॉफिट होगा। Mercantile trading company in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। तो कह रहे कि उस टाइम पे जितनी भी मर्केंटाइल कंपनी थी वो यही कर रही थी, वो प्रॉफिट कमाती थी कंपटीशन को एक्सक्लूड करके कि बाकी आने वाली जो कंपनी उनको हम कैसे वापस भगा सकते हैं, कैसे हम कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच के, सस्ता खरीद के महंगा बेच के हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा पाए। तो हर एक कंपनी ऐसा ही चाह रही थी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जा सकता है। The royal charter however could not prevent other European power from entering the eastern markets। तो कह रहे कि हमने तो क्या देखा कि उन्होंने चार्टर में परमिशन मांगी कि ट्रेड करने की परमिशन सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दो, इसके बाद कोई और कंपनी यहाँ से नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि उनका रॉयल चार्टर इसको नहीं रोक पाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी वहाँ पे पुर्तगीज पहले से पहुँच चुके थे, डच भी आते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो लोकल हम मर्चेंट्स देखेंगे वो भी आते हैं। तो रॉयल चार्टर जो सोले राइट वाली डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पाता है। ब्रिटिशर्स के अलावा भी बहुत सी यूरोपियन पावर ईस्ट में एक्सप्लोर करती हुई पहुंची जाती हैं आखिरकार। ये आपको एक एनिमेशन से दिखाया गया, इसमें आप देखोगे एक शिप आ रहा है। By that time the first English ship sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese has already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa। एक बार फिर से मैं एनिमेशन से दिखा रही हूँ। इसने कहा कि जब तक ब्रिटिशर्स पहुँचते उससे पहले ही पहली इंग्लिश शिप जो है वो पुर्तगाल से या अफ्रीका होते हुए ये अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पार्ट हो जाएगा, सबसे साउथ वाला, जिसका नाम बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। ये हम कहेंगे कि
सदर्न पॉइंट है, सदर्न पॉइंट ऑफ साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी आती उससे पहले ही एक जो हम कहेंगे कि यूरोपियन पावर पहले ही इंडिया में पहुंच चुकी थी, इंडियन ओशन में पहुंच चुकी थी। और वो पावर कौन सी थी, हम कहेंगे कि वो पुर्तगीज पावर थी। और इन्होंने अपना बेस जो है वो गोवा में बना लिया। यानी कि हमने क्या देखा, ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं कि कोई और पहुंच ही ना पाए। जब तक वो पहुंचते, उनके पहुंचने से पहले ही एक यूरोपियन पावर जो पुर्तगीज थे वो ऑलरेडी उनसे भी एडवांस है, वो ऑलरेडी इंडिया में पहुंच चुके हैं। और इंडियन ओशन को एक्सप्लोर करते हुए गोवा में उन्होंने अपने बेस को बना लिया है। ये इनका फ्लैग दिखा रखा है पुर्तगीज का। 1498 वास्को डी गामा, पुर्तगीज में से जो सबसे पहले आया था, ये आपको पिक्चर दिखा रखी है वास्को डी गामा। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498. वास्को डी गामा ने सबसे पहले इंडिया के सी रूट को खोजा था। वो एक्सप्लोर करते करते इंडिया में पहुंच जाता है। तो वास्को डी गामा सबसे पहला यूरोपियन हो जाएगा जिसने इंडिया के लिए सी रूट को ढूंढा। और वो कब ढूंढा, 1498। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. पुर्तगीज आ चुके हैं, ब्रिटिशर्स भी रास्ते में हैं, तो डच भी अपने आप को पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें। यानी कि हम देखेंगे पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स तीनों के तीनों जो हैं वो ईस्ट की तरफ एक्सप्लोर करना चाह रहे, ईस्ट की तरफ आना चाह रहे हैं। Soon the French traders arrived on, और फ्रेंच पीछे क्यों रुकते, फ्रेंच भी आ जाते हैं। यानी कि पुर्तगीज, ब्रिटिशर्स, डच और फ्रेंच सारी यूरोपियन कंपनियां उठ के ईस्ट की तरफ एक्सप्लोर करते हुए इंडिया और इसके आसपास की कंट्रीज में पहुंच जाती हैं। अब इनमें कंपटीशन होएगा। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनी वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। ये कह रहे हैं कि अब इतनी सारी है, हमने देखा कि ब्रिटिशर्स हैं, डच है, फ्रेंच है, पुर्तगीज है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि सबको सेम सामान चाहिए, वही सस्ता रेट में सामान खरीदना और सेम चीज़ें खरीदना और अपने यूरोप में जाके बेच देना। तो इससे आपस में झगड़े होने लग जाते हैं। एक चीज़ को, घर में कोई एक चीज़ होती है, एक ही एप्पल है, खाने वाले इतने ज़्यादा होंगे, 3-4 बच्चे होंगे, तो आपस में झगड़ा होना जो है वो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं झगड़े होने के। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये आई है कि सारे के सारे जो है सेम चीज़ चाहते थे, सेम थिंग चाहते थे। और चाहते क्या थे, जो आपको पिक्चर में दिखा रखी है, फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। इंडिया में होने वाले कॉटन और सिल्क की यूरोप में बहुत ज़्यादा भारी डिमांड होती थी। हमारे यहाँ का होने वाला कॉटन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, बहुत अच्छे इससे कपड़े बनते थे। तो इसकी जो क्वालिटी थी कॉटन की वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी, जो यहाँ पे भी आपको दिखाई गई है। बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से उसको जो है निकासी करी हुई है। नेक्स्ट है, एक तो हमने देखा कॉटन और सिल्क, इसके अलावा कुछ मसाले भी थे जो आपको एक एक करके दिखाए गए हैं। काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, और ये आपका शायद बड़ी इलायची है। तो पेपर, क्लोव्स, कार्डेमोम एंड सिनामोम टू वर इन द ग्रेट डिमांड। यहाँ के हमारे जो स्पाइसेज हैं ये भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में रहते थे। सारी की सारी यूरोपियन कंपनीज यही सामान खरीदना चाह रही थी सस्ते दामों के ऊपर, और उसको अपने देश में जाके वापस बेचना चाह रही थी। तो ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कंपटीशन अमंग यूरोपियन कंपनीज इंक्रीज। हमने देखा कि जब एक चीज़ को चाहने वाले 3-4 होते हैं तो आपस में झगड़ा होना पॉसिबल है, क्योंकि जो बेचने वाला है वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वो महंगे दामों में बेचेगा और एक कंपनी नहीं खरीदेगी तो दूसरे वाली कंपनी को बेच देगा। तो इससे कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। अब इस रेस में कौन आगे निकलेगा ये हमें देखना है। पुर्तगीज आगे रहेंगे, डच, फ्रेंच या ब्रिटिशर्स, ये हम देखेंगे। This inevitably pushed up the price at which these goods could be purchased। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जिन प्राइस के ऊपर ये सामान खरीदते थे अब वो जो है प्राइस बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे फ्रेंच हैं, ब्रिटिशर्स हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं पुर्तगीज हैं,
यहाँ पे डच हैं। ये हमने देखा कि ये वाला जो सामान है इनको खरीदना है। ये हम कोई भी कह सकते हैं कि मान लो ये हम कहें कि ये कॉटन है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सिल्क है। अब ये इतना ही कॉटन और सिल्क है और इसको खरीदने वाले कितने हैं? इसको खरीदने वाले 4 हैं, और मान लो कि जो बेचने वाला है वो बंदा ए है। अब क्या होगा कि ये चारों सेम सामान को खरीदना चाह रहे हैं। अब जो शॉपकीपर है, अब उसके पास 4 बंदे खड़े हुए हैं एक ही सामान को खरीदने के लिए। अब मान लो हम कहें कि फ्रेंच वालों ने बोला कि इसको भाई मुझे 1000 में दे दो, तो ये बाकियों से भी पूछेगा। मान लो इन्होंने कहा कि ठीक है ये 1000 में ले रहा, हम 1200 में लेंगे, बेट लगनी शुरू हो जाती है। पुर्तगीज कहेंगे वो 1200 दे रहा है, मैं आपको 1500 दूंगा, मुझे दे दो। डच कहेगा कि मैं आपको 2000 दूंगा। तो इससे क्या होगा कि पहले इनको ये सामान सस्ता जो है मिल जाता था, क्योंकि खरीदार एक ही होता था। एक खरीदार है, जितने में खरीदेगा उतने में ही बेचना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा कि खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो प्राइस बढ़ जाते हैं। जिस प्राइस के ऊपर पहले वो खरीदते थे उससे अब कई गुना ज़्यादा रेट में इनको सामान मिल रहा है। अब आपको कोई सामान बहुत महंगा मिलेगा तो आप जब बेचने जाओगे तो प्रॉफिट आपको उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही समझाया गया है आपको, दिस inevitably pushed up the price at which these goods could be purchased। इससे प्राइस बढ़ जाता है। जिस प्राइस के ऊपर वो पहले खरीदते थे अब उससे कई गुना ज़्यादा पैसा दे के उनको खरीदना पड़ रहा सामान। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। इससे क्या होता है? मुनाफा कम होता है। मैंने खरीदा ही महंगा तो अब मैं कितने में बेचूंगा, मेरा प्रॉफिट जो है वो कम ही हो जाएगा। तो प्राइस ज़्यादा होने की वजह से अब इनको मुनाफा कम हो रहा है। यहाँ पे भी आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाया गया है कि पहले इतना पैसा कमाते थे, अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये जो है कम हो रहा है। तो इनका जो है हम कहेंगे कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इनका जो है कम हो रहा है। Eliminating rivals competitors was the way for trading companies to flourish। अब क्या करें, कैसे हम जो है इस मार्केट में बने रहें, कैसे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाए, प्रॉफिट हमारा कम ना हो। तो इसका एक तरीका यही है कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स आए हैं, जो बाकी कंपनी आई हैं, आप उनको वापस भेज दो। आसानी से तो वो वापस जाएंगे नहीं, तो वापस वो कैसे जाएंगे? वापस वो जाएंगे कि आप उनसे लड़ाई करो, बैटल करो, उसमें उनको हराओ और उनको फिर आप वापस भेज दो। तो इसमें यही कहा गया है कि अब क्या था, इकलौता रास्ता क्या था कि हम उनको एलिमिनेट कर दे, हम उनको भगा दे, वापस भगा दे, हरा के उनको अपने देश वापस कर दे, तभी हम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब यही होना शुरू हो जाता है। यूरोपियन कंपनी जितनी भी आई हुई थी वो एक दूसरे के साथ लड़ने शुरू हो जाती, लड़ाई शुरू हो जाती इनकी। The urge to secure market therefore led to fierce battle between the trading company। अब इन कंपनीज के बीच में फायर्स बैटल होती, खतरनाक लड़ाइयाँ इनकी होती हैं। थ्रू द 17th and 18th century they रेगुलरली सिंक ईच अदर शिप्स। लड़ाई कैसे होती है? कई सालों तक ये चलता रहता है। अब ये एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के लिए जब सामान भर के जाता था जहाज़ों में, तो एक दूसरे के जहाज़ों को डुबा देते थे, सिंक कर देते थे। फर्स्ट कैसे करते थे? दे रेगुलरली सिंक ईच अदर शिप्स, एक दूसरे के शिप्स को डुबो देना। ब्लॉक द रूट, रास्ते को ब्लॉक कर देना ताकि उनका जहाज जो है वो निकल ना पाए, तो रूट को ब्लॉक कर देते थे। थर्ड है प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। कुछ भी करके ये देखते थे, ये चाहते थे कि इनका जो जहाज है ये बस निकल ही नहीं पाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए, देश पहुंच ही नहीं पाए। तो इस टाइप का वो सर्कमस्टांसेज उनके लिए क्रिएट करते थे। Trade was carried on with arms and trading ports were protected through fortification। इस समस्या से बचने के लिए अब जब भी शिप जाती थी, अब वो अपने साथ जो है कि सुरक्षित वो अपने देश पहुंच पाए, पूरा सामान भी प्रॉपरली सही हो,
तो अब वो क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने साथ जो है वो हथियार लेके जाते हैं कि रास्ते में कोई भी हमें रोकने की कोशिश करेगा, हम उसको बंदूक दिखा देंगे, हम जो है अपने सामान को कैसे भी करके सुरक्षित अपने देश पहुंचाएंगे। तो अपने साथ वो अब वेपन्स या आर्म्स लेना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रेडिंग पोस्ट, और जहाँ पे इनका जो व्यापार होता था, जो भी पोर्ट होते थे, दे वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब वो उसके चारों तरफ जो है किलेबंदी स्टार्ट कर देते। ये बड़ी बड़ी दीवार आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो फोर्टिफिकेशन को दिखाता है, फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि मान लो ये कोई पोस्ट है, यहाँ पे पूरा ट्रेड हो रहा है, तो इसको मैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैंने इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार खरीदी ताकि किसी को पता ही ना चले कि मेरे यहाँ कितना बिजनेस हो रहा है, कौन आ रहा है मिलने, कौन नहीं आ रहा है। जैसे अपने हम घर की दीवारें ऊंची रखते हैं, गेट लगवाते हैं, गेट को बंद करके रखते कि बाहर वाले ना देख पाए, तो ऐसे ही हुआ कि अब जो ट्रेड है पहला, अब ये हथियारों के साथ होना शुरू हो गया, और जो भी ट्रेडिंग पोस्ट थी उनको अब फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। उनके चारों तरफ चार दीवारी करी गई ताकि किसी को पता ना चले। अब कोई भी आपके पड़ोस में आए, धीरे धीरे करके जो है अपना एम्पायर फैलाना शुरू कर दे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सेम ऐसे ही उस एरिया के जो रूलर थे, जो भी महाराजा महारानी या नवाब थे, उनको ये अच्छा नहीं लगता है। दिस एफर्ट्स टू, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम क्या देख रहे थे कि अब जो कंपनीज हैं वो अपने चारों तरफ जो है फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देती हैं। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। तो अब ये जो हम राजा देख रहे हैं कि ये गुस्साए हुए हैं, सोचो ये क्यों गुस्से में है, तो हम कहेंगे कि ये इस वजह से गुस्से में है क्योंकि कोई भी आएगा और वहाँ पे किलेबंदी करना शुरू कर देगा बिना ही किंग की परमिशन से, तो उनको गुस्सा होना है ही, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है कि उनको गुस्सा ना आए। तो अब वो लोकल रूलर्स के साथ जो है लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे करके अपने एम्पायर को बढ़ाते जा रहे हैं। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब जब आप किलेबंदी करोगे, वेपन्स रखोगे अपने पास, तो ट्रेड के साथ साथ अब आप पॉलिटिक्स में भी एंट्री कर चुके हो। अब ट्रेड और पॉलिटिक्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं। ट्रेड तो हम जब करते, जब हम चुपचाप अपना काम से काम रखते और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहते, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रेड और पॉलिटिक्स दोनों इकट्ठी हो चुकी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। अब हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल था। सेकेंड मॉड्यूल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कैसे ये धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच।